डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः सत्ता की साझेदारी की अगली क्लास लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम लोग इसका खात्मा करने वाले हैं। मैंने आपको इस पाठ में क्या क्या बता दिया है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह हमारे लिए आवश्यक क्यों है, और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं, ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। कल की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आपने देखा सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप और सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग इसमें अंतर भी देख लेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। आज हमारा चैप्टर फ्लो क्या रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख उदाहरण। सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख उदाहरण, एक बेल्जियम पढ़ेंगे, बेल्जियम, और दूसरा पढ़ेंगे श्रीलंका। और हम देखेंगे कि कैसे एक देश में सत्ता की साझेदारी सफल रही और दूसरे देश में सत्ता की साझेदारी न होने से वहाँ पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम उदाहरण लेते हैं बेल्जियम का। किसका लेते हैं? बेल्जियम का। ये बात को ध्यान में रखिएगा, सत्ता की साझेदारी में हमने क्या पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी से जो वर्ग हैं उनके बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर मान लीजिए कि कोई एक देश है, ये एक देश है, इसमें दो भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, ये भाषा ए बोल रहा है और ये भाषा बी बोल रहे हैं। तो अब अगर इस भाषा बी वाले को सत्ता दे दी जाए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो अगर इस भाषा बी वाले को सत्ता दे दी जाए तो भाषा ए वाले उग्र होकर आंदोलन करना शुरू करेंगे और हिंसा करना शुरू करेंगे, जिससे दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अगर इस स्थिति को सुधार करना है हमें, तो ऐसा किया जाए कि दोनों लोग को कुछ ना कुछ हिस्सा बांट दिया जाए। इस एरिया का हिस्सा इनको दे दीजिए, इस एरिया का हिस्सा इनको दे दीजिए, या दोनों से मिलकर एक ऐसी समिति बना दीजिए जो दोनों लोगों के सदस्यों से मिलकर बनती हो, और जब तक दोनों लोग संतुष्ट न हो तब तक वो काम न हो पाए। ठीक है, तो ये प्रकार से हम लोग इनके बीच संघर्ष को कम कर सकते हैं, संघर्ष की संभावना को कम कर सकते हैं। तो ये होती है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा सवाल शुरू होता है वो बेल्जियम को लेकर शुरू होता है। किसको लेकर शुरू होता है? बेल्जियम को। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में जानते हैं, बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। बेल्जियम एक उत्तर पश्चिमी यूरोप का छोटा सा देश है। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी यूरोप का छोटा सा देश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहली बात, एक पॉइंट लिखते जाइए आप, पॉइंट इसमें लिखते जाइए। क्या क्या पॉइंट लिखेंगे आप इसमें? इसमें पहले आप लिखेंगे कि बेल्जियम, बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है। पहला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट करके लिखते चले जाइए, आराम से काम हो जाएगा। बेल्जियम हेडिंग डालिए और पॉइंट लिखिएगा उसमें। बेल्जियम एक उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है, जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है। हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा इसकी सीमा, दूसरा पॉइंट कर लीजिए, दूसरा पॉइंट, इसकी सीमा, इसकी सीमा फ्रांस, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ऐसे लिखेंगे आप, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, और उत्तरी सागर, लग्जमबर्ग और उत्तरी सागर से मिलती है। लग्जमबर्ग और उत्तरी सागर से मिलती है। उत्तरी सागर कोई देश नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक सागर है, समुद्र है। अभी दिखा रहा हूँ मैं मैप में आपको। चलिए, तो इसकी सीमा कहाँ से मिलती है?
लग्जमबर्ग और उत्तरी सागर से मिलती है, मतलब फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, तथा एक सागर है उत्तरी सागर। हो जाएगा। चलिए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, स्ट्रक्चर संरचना। तो संरचना ऐसे कर लीजिए, संरचना में इस तरह से करिए, आप ऐसे एक डिब्बा बना लीजिए। डिब्बा में देखिए इतना बांट दीजिए और इतना बांट दीजिए, ठीक है। ये 59% इसमें आप लिख दीजिए, 59%। 59% रहते हैं लोग फ्लेमिश क्षेत्र में, फ्लेमिश क्षेत्र है ये बेल्जियम का, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। और उसके कोष्ठक में लिख दीजिएगा डच भाषा बोलते हैं, डच। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद लगभग 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, वेलोनिया, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। हो गया। ये लोग बोलते हैं फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ के 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। बेल्जियम में कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच वाले लोग फ्लेमिश में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि कितने % लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं, ध्यान दीजिए। हो गया। चलिए, तो ये बेल्जियम की संरचना है। 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 1% लोग जर्मन बोलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट नीचे लिखिएगा। अगला पॉइंट आप नीचे लिखेंगे। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। कोष्ठक में लिख लीजिएगा, जहां 80% डच, 80% डच और 20% फ्रेंच। मतलब कहा जाए तो बेल्जियम में बहुसंख्यक डच लोग हैं और फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं, याद रखिएगा। हो गया आपका ब्रसेल्स। उसके बाद नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट बोले तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे ईयू, ईयू यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स में ही है। कहाँ पे है जी? ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। तो आपसे ऑप्शनल में ये सवाल पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। हो गया। उसके आगे लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसमें कुल 27 देश हैं, इसमें कुल 27 देश हैं, याद रखिएगा, 27 देश हैं। ठीक। उसी के आगे बढ़ा लीजिएगा। 2020 में ब्रिटेन इस संघ से अलग हो गया था, इस संघ से अलग हो गया था, याद रखिएगा। नहीं तो पहले 28 थे, 28 में से ही आपका ब्रिटेन 2020 में अलग हो गया था, जिससे इसमें बचे कुल 27 देश। कितने बचे? 27। तो ये आपने लिख लिया यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। उसके बाद लिखिएगा एक और इंडिकेट पॉइंट करके, नाटो, NATO, इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन।
हो गया जी। फटाफट लिखते जाइए, सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुविकल्पी में आ सकती हैं ये। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। कहाँ पे है जी? ब्रसेल्स में है, याद रखेंगे आप लोग, ब्रसेल्स में है। हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ब्रसेल्स में है। ठीक, चलिए आगे लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना जो थी 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना उसमें बढ़ा लीजिए, 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें कुल 31 देश हैं। इसमें कुल 31 देश हैं। इसमें कुल 31 देश हैं। तो एक बात आप और लिख लीजिएगा, बेल्जियम की कुल जनसंख्या, बेल्जियम की कुल जनसंख्या हो गया, ये लिख लीजिएगा 1,16,00,000, अर्थात 1.16 करोड़ लिख सकते हैं। 1.16 करोड़ लिख लीजिए एक बार, 1.16 करोड़, 1.16 करोड़ अर्थात 1,16,00,000 कह सकते हैं आप लोग। इससे ज़्यादा जनसंख्या तो हमारे यहाँ दिल्ली की है, ध्यान दीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 करोड़ पार कर चुके हैं हम लोग, कई गुना होगा इसका। ठीक है, तो ये बहुत छोटा देश है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अब जरा मैं आपको इसे मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके बारे में मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया। हाँ, एक बात और लिख सकते हैं कि ये बेल्जियम कैसे बना हुआ था। तो जो बेल्जियम था ये 1830 में, जो बेल्जियम था 1830 में, 1830 में नीदरलैंड से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? नीदरलैंड से अलग होकर बना था। जैसे पाकिस्तान को कहा जाए कि भारत से अलग होकर बना था, वैसे 1830 में यह नीदरलैंड से अलग होकर बना था, याद रखिएगा। इसलिए इसकी सीमा देखिए नीदरलैंड से लगती भी है। नीदरलैंड से अलग होकर बना था और इसको पहचान मिली थी 1839 में। इसको पहचान मिली थी 1839 में। ठीक है, तो इसको पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, ज़रा इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में पूरा देखिए कैसे, कितना छोटू सा आपको दिखता है। ये देखिए, ये है आपका पृथ्वी, गोल गोल जी, एकदम अंडे की तरह। अंडा है, लड्डू है, लड्डू नहीं, ये आप रसगुल्ला कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद वाला छेना भी कह सकते हैं आप इसको। चलिए तो देखिए ज़रा यहाँ पे, ये जो हिस्सा है आपका, इसे आप बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। नीचे यहाँ पे रहता है आपका, नीचे यहाँ पे इधर साइड में, और नीचे भी जाएगा, अभी तो ये आपको बहुत कम दिख रहा है। एकदम पीछे, जैसे इसके ठीक पीछे वो रहता है दक्षिणी ध्रुव। क्या रहता है? दक्षिणी ध्रुव, मतलब ये उत्तर दिशा है ऊपर, और नीचे दक्षिण दिशा है, और आपका इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है। तो एक प्रकार से देखेंगे आप लोग तो ये बीच के हिस्से में आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये नीला कलर का आपको पॉइंट दिख रहा है ना, यही है आपका कौन? बेल्जियम। तो सोचिए कितना छोटा सा दिख रहा है ये देखिए, ये बेल्जियम। आपका इंडिया कहाँ, ज़रा बताएंगे क्या? भारत देश को बताइए कहाँ पे है भारत। देखिए ये दिख रहा है, ये चीज़ ये दिख रहा है, और ये श्रीलंका इसके नीचे दिख रहा है। तो हमको इन दो देशों के बारे में पढ़ना है। एक ये आपका यूरोपीय देश है। कैसा यूरोपीय देश है? उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है। और जबकि ये एशियाई देश है। तो हमें दो देशों के बारे में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका एशियाई देश के बारे में पढ़ना है और दूसरा उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखा जाए ज़रा क्या होने वाला है यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा मैप में और ज़्यादा जानकारी ली जाए। आप आएंगे इधर, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए हाँ, यहाँ पे आपको दिखा, यहाँ पे भी नहीं ठीक से दिखेगा आपको। ये वाले मैप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें नाम इसके लिखे हुए हैं सही से।
यहाँ पर भी इसका नाम आपको ठीक से लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है आपका बेल्जियम, दिख रहा है ना, ये देखिए ये बेल्जियम, राजधानी इसकी ब्रसेल्स। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे लगी हुई है। इसकी एक सीमा देखिए फ्रांस से लगी हुई है, यहाँ पे देखिए छोटू सा लग्जमबर्ग है, इसकी भी सीमा इससे लगी हुई है। ये आपकी जो जर्मनी है, देखिए जर्मनी की सीमा लगी हुई है, और यहाँ पे नीदरलैंड है, इसकी सीमा इससे लगी हुई है। तो इसी नीदरलैंड से काट कर इसको 1830 में बनाया गया था। और उसके बाद देखिए मैंने कहा कितने देश से लगी, एक फ्रांस से लगी है, देखिए यहाँ से जाकर एक लग्जमबर्ग से लगी यहाँ पे नीचे, एक जर्मनी से लगी और एक नीदरलैंड से लगी। और यहाँ पे देखिए ये साइड में आपका एक समुद्र दिख रहा है, तो समुद्र में इसके है उत्तरी सागर। कौन सा है? उत्तरी सागर। यहाँ पे देखिए आपको एक इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के बीच, इंग्लैंड के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच एक इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है जिसकी गहराई बहुत कम है और इससे लोग तैर कर ही पार कर जाते हैं, तैर कर लोग पार कर जाते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ का जो ये समुद्र है, ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, इसको उत्तरी सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सागर कहा जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद ये तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे आपको दिख गया। देखिए यहाँ पे ये अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा रखूँ तो यहाँ पर देखिए आपको लिख रहा है, ये नॉर्थ सी लिखा हुआ दिख रहा है, ये है का नॉर्थ सी पूरा। ठीक, ये आपका बाल्टिक सागर है। अभी फ़िलहाल जब आप लोग वर्ल्ड मैपिंग वही पढ़ेंगे बाद में, तब आपको देखने को ये सब मिलेगा। आ जाइए आगे, देखा जाए हम लोग आगे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये यूरोपीय संघ के बारे में जितना मैंने आपको बताया वही सब लिखा हुआ है। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है। इसका जो गठन 1993 में हुआ था। बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है। बाकी यूनाइटेड किंगडम 2020 में इससे अलग हो गया था। इस बात को जानते हैं क्या नाम दिया गया था? इस बात को नाम दिया गया था ब्रेग्जिट। क्या दिया गया था? ब्रेग्जिट। इसी के चक्कर में ब्रिटेन में कई सरकारें पतन हो गई, उसके बाद तब भी ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया। इसके लिए ब्रिटेन में एक मतदान कराया गया था, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, जिससे छोड़ दिया गया। ठीक, और आपको नाटो के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। नाटो उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ट्रीटी माने होता है संधि, ट्रीटी माने होता है संधि। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको 31 स्वतंत्र देशों का एक समूह है। ये 1949 को स्थापित हुआ था, 4 अप्रैल है समय। बाकी यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जो आपको जानने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए किलोमीटर में भी दिया हुआ है, तो इसको आपके बारे में, इससे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक भाषा, एक बात निकल के आई थी कि ब्रिटेन में 1970 से 1993 के बीच, 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किए गए थे। 4 संशोधन जो कि सत्ता की साझेदारी पर बल दे रहे थे। तो यही चीज़ पे हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक, कि 4 संशोधन कौन कौन से थे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है, इतना 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 है इसका, बाकी क्षेत्रफल आदि है। और इसके देखिए यहाँ पे बात की गई है टोटल इसका एरिया कितना है। बाकी यहाँ पे देखिए एक इसका व्यक्तियों की बात की गई है, व्यक्तियों की, कि कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब धर्म की, कौन से धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक बात हुई है कि 63% लोग क्रिश्चियन रहते हैं, अर्थात ईसाई हैं 63% लोग, और 28% लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, और 7.4% लोग इस्लाम रहते हैं, 0.9% लोग अदर रहते हैं। क्रिश्चियन में भी देखिए 2 लोग बटे हुए हैं, कैथोलिक और अदर क्रिश्चियन। तो यहाँ पर कैथोलिक धर्म के लोगों का ज़्यादा बोलबाला है। तो ये कैथोलिक और अदर क्रिश्चियन में क्या अंतर है? तो क्रिश्चियन की जो है दो प्रमुख शाखाएं हैं। 2 प्रमुख शाखाओं की अगर हम बात करें तो एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। प्रोटेस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो जो कैथोलिक होते हैं वो पोप को मानते हैं, पोप। जैसे आपने ईसाई धर्म में पोप सुना होगा, पोप, ये लोग चर्च में रहते हैं, गिरजाघरों में रहते हैं, तो ये लोग पोप को मानते हैं।
जबकि प्रोटेस्टेंट लोग इसको नहीं मानते हैं, प्रोटेस्टेंट लोग इसको नहीं मानते हैं, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और कैथोलिक धर्म के लोग अर्थात कैथोलिक ईसाई लोग जो पोप को मानते हैं, ये पोप लोग रहते कहाँ पे हैं? ये पोप लोग रहते हैं वेटिकन सिटी में, गिरजाघर में, वेटिकन सिटी, जहाँ पे केवल पोप रहते हैं, याद रखिएगा। ये इटली के बीच में ही एक शहर है, एक प्रकार समझिए इटली के बीच में ही एक देश है। कौन? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है इटली के बीच में ही एक देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप में है। वेटिकन सिटी याद रख सकते हैं आप लोग इसको, दुनिया का सबसे छोटा देश। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा श्रीलंका के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मैंने मैप में आपको दिखाई दिया कि आपका श्रीलंका कहाँ पे है, यही आपका है यहाँ पे श्रीलंका, एशियाई देश है। श्रीलंका के बारे में जानकारी ले लीजिए, लिख लीजिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि चारों ओर से पानी से घिरा है। चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? पानी से, उसी को द्वीप कहते हैं। और अगर बड़ा एरिया हो जाता तो उसी को महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। तो श्रीलंका को एक द्वीपीय देश कहते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, इसकी दो राजधानियां हैं। इसकी दो राजधानियां हैं। इसकी दो राजधानियां हैं। हो गया, पहला कोलंबो, दूसरा जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम आप लिख सकते हैं, जयवर्धनेपुरम। तो दो राजधानियां हैं, एक कोलंबो और एक जयवर्धनेपुरम। तो जो आपका कोलंबो है वो इसकी वाणिज्यिक राजधानी है, अर्थात यहाँ पर इसके व्यापार आदि की बात होती है। और जो आपका जयवर्धनेपुरम है वो प्रशासनिक राजधानी है, अर्थात देश के प्रशासन का संचालन कहाँ से होता है? जयवर्धनेपुरम से होता है। हो जाएगा, ध्यान में रख सकते हैं आप लोग इसको। फिर आप आ जाइए श्रीलंका के बारे में अन्य बातों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, लिख लीजिएगा। श्रीलंका का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, संरचना। श्रीलंका की संरचना में 74% सिंहली, सिंहली ऐसे लिखते हैं, सिंहली। 74% सिंहली हो गया। और बाकी आपके 18% तमिल, 18% तमिल और 7% ईसाई। 7% कौन लोग हो गए? 7% हो गए ईसाई लोग। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो 7% इसके ईसाई लोग हो गए। ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए, ये तो आपका श्रीलंका का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग चलते हैं जरा बेल्जियम के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि बेल्जियम ने कैसे अपने समूहों के बीच क्या किया, एक समन्वय बैठाने का कार्य किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बेल्जियम में डच लोग रहते थे, डच लोग, वो कितने परसेंट थे? 59%। और जो फ्रेंच लोग थे वो थे 40%। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो यहाँ पे डच थे, डच वो बहुसंख्यक थे। तो अगर सत्ता इनको दी जाती तो इन दोनों के बीच टकराव निश्चित था, क्योंकि ये लोग तो मानते नहीं टकराव होता ज़रूर। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या निकला कि 1950 से 60 के दशक में बेल्जियम में इस असमानता के कारण अर्थात समुदाय के कारण वहाँ पर दोनों जातियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। दोनों जातियों के बीच क्या बढ़ने लगा? तनाव बढ़ने लगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे मामला क्या बना? तो आप लिखेंगे बेल्जियम ने अपने विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा निम्न प्रकार से किया। अपने विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा निम्न प्रकार से किया। और इसके लिए बेल्जियम के नेताओं ने
लिखते जाइए इसको, यही आपको लिखना होगा। अगर बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी आता है तो बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया तथा अंतः संघर्ष को रोकने के लिए 1970 से 1993 के बीच, याद रखिएगा, 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किए। 4 संशोधन किए जो निम्न प्रकार हैं, तो आइए जरा इनको एक एक करके देख लिया जाए। पहला लिखेंगे आप, पहला नंबर बोलें, लिखिए। पहले संशोधन के अनुसार हो गया, क्या होगा? बेल्जियम के संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार में हो गया, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी तथा कोई भी निर्णय तभी हो सकता है जब दोनों भाषाओं का बहुमत उनके पक्ष में हो। दोनों भाषाओं का बहुमत उनके पक्ष में हो। दोनों भाषाओं का बहुमत उनके पक्ष में हो। तो मतलब आपको यह समझना होगा इसमें कि क्या हुआ क्या था। जैसे मान लीजिए कहा गया कि मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अगर टोटल 100 मंत्री हैं, कितने मंत्री हैं? 100 मंत्री, तो जो 50 हैं वो फ्रेंच रहेंगे और जो 50 हैं वो डच रहेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई कानून पारित कराना है तो 50 डच वाले पूरे एक साथ हो गए और इसमें से अगर 2 भी चले गए तो 52 हो जाएंगे, तो बहुमत हो जाएगा। इसका मतलब वो कानून पारित समझा जाएगा, क्योंकि बहुमत का मतलब होता है आधे से ज़्यादा, याद रखिएगा। तो आधे से ज़्यादा मिल गया ना 52, इसको 50 इनके मिल गए, 2 लोग को चुपके से इसमें बुला लिया पैसे की लालच देकर, तो इनका पारित हो गया। तो इसमें तो 48 लोग इसके विरोध में थे ना, याद रखिएगा। इसका मतलब ये तो इनके लिए कानून घाटे का सौदा है, ध्यान दीजिएगा, इनके लिए कानून घाटे का सौदा है। इसीलिए यहाँ पर क्या पैटर्न बनाया गया जानते हैं आप? यहाँ पर पैटर्न ये बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैटर्न ये बनाया गया कि ऐसा कहा गया कि जब तक दोनों समुदाय का बहुमत आपके पक्ष में नहीं रहेगा ना, जब तक दोनों समुदाय का बहुमत आपके पक्ष में नहीं रहेगा तब तक वो कानून पारित नहीं समझा जाएगा। मतलब इस 50 में से कम 26 लोग, क्योंकि आधे से ज़्यादा, कम से कम 26 लोग आपके पक्ष में होने चाहिए और इस 50 में से कम 26 लोग आपके पक्ष में होने चाहिए। मतलब 52 अभी चाहिए आपको, लेकिन 26 इसमें से चाहिए, 26 इसमें से चाहिए, याद रखिएगा।
तो दोनों समुदाय का अलग अलग बहुमत चाहिए, ध्यान में रख सकते हैं आप इस बात को। दोनों समुदाय का अलग अलग बहुमत चाहिए, तब जाकर वो कानून पारित होगा। ऐसा नहीं कि 50 आप इसमें से ले लीजिए, 2 इसमें से, नहीं ऐसा नहीं। 26 इसमें से लीजिए, 26 इसमें से, इसीलिए कहा गया कि दोनों का अलग अलग बहुमत चाहिए। चलिए, उसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा संशोधन क्या किया गया था? दूसरा संशोधन बोले, लिखिए। बेल्जियम में 2 क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई हैं। बेल्जियम में 2 क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई हैं। बेल्जियम में 2 क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई हैं। कौन कौन सी? एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। 2 क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई हैं, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। तो 2 क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई हैं जो केंद्रीय सरकार से स्वतंत्र हैं, जो केंद्रीय सरकार से स्वतंत्र हैं, और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां इनको दे दी गई, और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां इनको दे दी गई। ध्यान दीजिएगा आप लोग, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां इनको दे दी गई। हो जाएगा, ध्यान में रखिए। चलिए, तीसरा पॉइंट आप लिखिए। आप तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखिए, बेल्जियम की राजधानी, तीसरे संशोधन में लिखिएगा, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक अलग सरकार होगी। एक अलग सरकार होगी जिसमें डच और फ्रेंच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व होगा। जिसमें डच और फ्रेंच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व होगा। डच और फ्रेंच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व होगा। और चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग एक सामुदायिक सरकार भी कार्य करती है। एक सामुदायिक सरकार भी कार्य करती है। इसके आगे काली पेन से लिख लीजिएगा, जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। हो गया। जैसे मान लीजिए कि बेल्जियम में आपका क्या था, बेल्जियम में कहाँ चला जाता है जी? तो यहाँ देखिएगा, बेल्जियम में कहने का मतलब था कि सामुदायिक सरकार जो थी, सामुदायिक सरकार, वो एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा चुनी जाती थी। मतलब जो डच वाले लोग थे उनकी सामुदायिक सरकार अलग से चुनी जाएगी, और जो फ्रेंच वाले लोग होंगे इनकी सामुदायिक सरकार अलग से चुनी जाएगी। इनकी अपनी सामुदायिक सरकार होगी, इनकी अपनी सामुदायिक सरकार होगी। अगर इस समुदाय को संस्कृति शिक्षा के मुद्दे से संबंधित कोई सवाल करना है तो इनकी सामुदायिक सरकार निर्णय लेगी, और इनका निर्णय इनकी सामुदायिक सरकार लेगी। याद रखिएगा, इनके निर्णय को इनकी सामुदायिक सरकार नहीं ले सकती, और इनके निर्णय को इनकी सामुदायिक सरकार नहीं ले सकती है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको एक अलग से बनाया गया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्या कहा गया, बेल्जियम में किस प्रकार से सत्ता को विभाजित करके वहाँ पर वर्ग संघर्ष को एकदम कम कर दिया गया। किसको कम कर दिया गया? वर्ग संघर्ष को एकदम कम कर दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सत्ता की साझेदारी सफल रही। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी सफल रही, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वहाँ पर हर समुदाय एक दूसरे का आदर करता है, सम्मान करता है, क्योंकि उनको सत्ता में समान स्थान प्राप्त है,
इसीलिए तो कहा गया कि उनकी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो ये आप लिख सकते हैं नीचे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही। बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही, जिससे इसने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं को ख़त्म किया, गृह युद्ध की आशंकाओं को ख़त्म किया और नागरिक संघर्ष को भी रोका गया, और नागरिक संघर्ष को भी रोका गया और देश को एकजुट बनाए रखने में मदद मिली, और देश को एकजुट बनाए रखने में मदद मिली। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका बेल्जियम मॉडल। ठीक, सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल। आप इस पॉइंट को लिखेंगे अपनी कॉपी में और यही आप याद करके पेपर में जाएंगे, ये आपको वहाँ पे लिखना होगा। चलिए, तो उसके बाद आप श्रीलंका के बारे में आएंगे। आप सत्ता की साझेदारी श्रीलंका में कैसे हुई थी देखिए। तो आप लिखेंगे चूँकि श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है, सिंहली समुदाय 74% है, जो कि बहुसंख्यक है। ठीक है, सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है। आगे लिखिएगा, जबकि तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है, जबकि तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है। तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है। हो गया। चलिए, तो क्या लिखा आपने? श्रीलंका में सिंहली समूह है 74%, जो कि क्या है? बहुसंख्यक है। जबकि तमिल समूह 18% है और अल्पसंख्यक है। जबकि तमिल समूह 18% है और अल्पसंख्यक है, जिसमें लिखिएगा, जिसमें श्रीलंकाई तमिल 13% और भारतीय तमिल 5%, भारतीय तमिल 5% हैं। देखिए, श्रीलंकाई तमिल का मतलब क्या है कि वो लोग मूल रूप से श्रीलंका में निवास कर रहे थे, जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि जो भारतीय तमिल थे, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन था तो उनके वंशज मजदूरी करने के लिए वहाँ पर ले जाए गए थे और वहीं पे बस गए थे, तो उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है। और जो तमिल लोग थे, इनकी भाषा, ये इनका धर्म जो था हिंदू और मुसलमान था, जबकि जो सिंहली लोग हैं, सिंहली लोग का धर्म बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे चूँकि 74% लोग सिंहली रहते हैं, 74% लोग क्या रहते हैं? सिंहली रहते हैं। उसके बाद 18% आपके तमिल रहते हैं। तो वहाँ की जो सरकार थी, उसने सिंहली की बहुसंख्यकवाद को देखते हुए सिंहली धर्म अर्थात बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया। बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया, अर्थात राज्य किस धर्म का प्रचार करेगा? केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। और वहाँ पर ऐसे कानून बनाए गए ना, जो कि सीधे सीधे तमिलों के विरोध में थे। तो लिखेंगे आप लोग 1956 में श्रीलंका में कानून पारित किया गया। 1956 में श्रीलंका में एक कानून पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित कानून थे। पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया। सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया, मतलब वहाँ की जो सरकारी भाषा होगी वो सिंहली ही होगी। याद रखिएगा, तमिल आदि नहीं होगी, उसमें शामिल ही नहीं किया गया उनको। अब देखिए, उधर आपने अभी बेल्जियम देखा, उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखा और कितना खूबसूरत तरीके से अपना बंटवारा कर लिया। लेकिन ये एक सरकार है जिसने सिंहलियों को ही सब कुछ देने का मन बना लिया था। हो गया। तो आगे आप लिखिएगा, दूसरा नंबर, बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया गया। बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया गया और यह कहा गया कि सरकार केवल
बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देगी, सरकार केवल बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देगी। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों तथा सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों तथा सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में क्या किया गया, सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई, सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। हो गया ना। चलिए जिससे, अब नीचे लिखिएगा, तीनों पॉइंट खत्म, तो आगे लिखिएगा, श्रीलंका सरकार की इस नीति के कारण, श्रीलंका सरकार की इस नीति के कारण श्रीलंका में स्थित तमिलों में नाराजगी बढ़ने लगी, श्रीलंका में स्थित तमिलों में नाराजगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे इसने हिंसा का रूप ले लिया, और धीरे धीरे इसने हिंसा का रूप ले लिया। इसी क्रम में तमिलों ने भी अपनी कई राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिलों ने भी अपनी कई राजनीतिक पार्टियां बनाई। हो गया। और उन्होंने तमिल को राजभाषा घोषित कर दिया। याद रखिएगा, अब देखिए कैसे यहाँ पे संघर्ष शुरू हो रहा है। उन्होंने तमिल को राजभाषा घोषित कर दिया। हो गया। परंतु इनकी मांग को श्रीलंका सरकार ने अनदेखा कर दिया, श्रीलंका सरकार ने अनदेखा कर दिया। और धीरे धीरे वहाँ पर देखिए एक संगठन बनाया गया, लिट्टे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिट्टे, लिट्टी नहीं है, नई लिट्टी चोखा याद आ जाए आपको, लिट्टे है, लिट्टे। ठीक है, लिट्टे नामक एक संगठन बनाया गया, नोट कर सकते हैं, नोट करिए। 1980 में लिट्टे की स्थापना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, तमिल ईलम, ये ईलम का मतलब होता है सरकार, तो तमिल सरकार के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे नाम दिया गया लिट्टे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या थी इसी लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने करवाई थी। ध्यान दीजिएगा, लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने करवाई थी। ध्यान दीजिएगा, क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा कि जो राहुल गांधी थे और जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने श्रीलंका में तमिलों के बारे में कुछ बोलने से मना कर दिया था, इसलिए गुस्से में आकर इसने उन्हें मरवा दिया था। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। तो ये कहानी कही जाती है, अब ये क्या सही है क्या गलत है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो बस आप इतना जानिए कि 1980 में लिट्टे नामक संगठन बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर ये जो हिंसा इतनी ज़्यादा भयानक हो गई कि उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया था, उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया था। तो इस प्रकार बताइए, क्या श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी सफल रही? नहीं, असफल रही। क्या रही? असफल रही। याद रखिएगा आप लोग। देखिए संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, गृह युद्ध के संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि दोनों समुदायों के लगभग हजारों लोग मारे गए और वहाँ पर अनेक परेशानियाँ उत्पन्न हुई। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो तमिल का एरिया था वहाँ पर आज भी कई नरकंकाल पाए जाते हैं, अर्थात बहुत भयानक नरसंहार हुआ था वहाँ पे। ध्यान में रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए, तो ये आपका हो गया श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी, तो आपको ये बात उसमें लिख देनी है। ठीक, वहाँ पर आज भी तमिलों को श्रीलंका की सत्ता में पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, श्रीलंका और बेल्जियम से हमें सीख क्या मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको बेल्जियम का देखना है। तो बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को समझा और भाषाई विविधता को समझा और उन्होंने हर समुदाय को आदर देने की सोची, जिससे उन्होंने क्या किया, अपने देश को एक बनाए रखा, एकता को बनाए रखा। जबकि श्रीलंका में इसका विपरीत हुआ, जो वहाँ का बहुसंख्यक समुदाय था उसको उन्होंने पूरा का पूरा सत्ता उसके हाथ में दे दी, जिससे वहाँ पे गृह युद्ध का परिणाम निकल कर आया और कई लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कई हजार लोगों को मारकर लाशें ऐसे ही छोड़ दी गई थी, जिनके कंकाल आज भी मिलते हैं और वो कंकालों के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे। याद रखिएगा, मतलब एक टापू जैसा एरिया बन गया, इतने कंकाल हैं वहाँ पे। याद रखिए, ऐसा कहा जाता है। अब कभी जाएंगे तो देख के आएंगे, तब बताएंगे आपको। याद रखिएगा। चलिए, तो वही कहा जाता है
यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुसंख्यक समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने और सत्ता में उनको भागीदार न बनाने का निर्णय देश की एकता को संकट में डाल सकता है। देश की एकता को संकट में डाल सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय होता है समाप्त। ये अध्याय समाप्त होता है, जिसमें आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ पे चलते चलते पढ़ेंगे सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो आप लोग एक काम करिए, 2 कॉलम बना लीजिए। 2 कॉलम इधर साइड में लिख लीजिए ऊर्ध्वाधर वितरण, इधर साइड में लिख लीजिए क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण। चलिए, तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें पहला नंबर आप लिखिएगा, इसके अंतर्गत सरकार को, सरकार अर्थात सत्ता कोष्ठक में आप लिख सकते हैं, को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। इसमें लिखिएगा, इसके अंतर्गत सरकार को, इसके अंतर्गत सरकार को एक ही स्तर पर विभिन्न अंगों में बांटा जाता है। विभिन्न अंगों में बांटा जाता है। एक ही स्तर पर विभिन्न अंगों में बांटा जाता है। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद इसमें दूसरा नंबर लिखिएगा। दूसरा नंबर, इसमें प्रत्येक उच्च स्तर की शक्ति अधिक होती है। इसमें प्रत्येक उच्च स्तर की शक्ति अधिक होती है। वह निम्न स्तर पर नियंत्रण रख सकता है। वह निम्न स्तर पर नियंत्रण रख सकता है। जबकि इसमें लिखिएगा, इसमें प्रत्येक स्तर को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। प्रत्येक स्तर को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, जिसमें कोई भी अंग एक दूसरे के पूर्ण अधीन नहीं है। एक दूसरे के पूर्ण अधीन नहीं है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हो गया। चलिए, इस वाले में लिखिएगा तीसरा नंबर, इसमें निम्न स्तर उच्च स्तर के अधीन काम करता है। इसमें निम्न स्तर उच्च स्तर के अधीन काम करता है। अधीन काम करता है। निम्न स्तर उच्च स्तर के अधीन काम करता है। हो जाएगा। इसमें लिखिएगा, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। चलिए, इसमें लिख लीजिएगा 4 नंबर, इसमें लिख लीजिएगा, किसमें, ऊर्ध्वाधर में 4 नंबर। इसका उदाहरण केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार है। जबकि क्षैतिज में लिख दीजिएगा, इसका उदाहरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। हो गया। चलिए,
एक पॉइंट आप लोग और लिखेंगे इंडिकेट पॉइंट करके नीचे, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। लिखिए, भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय का मतलब जानते हैं आप लोग? विधानसभा और विधान परिषद विधायिका है। याद रखिएगा आप लोग, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, चलिए, 6 राज्यों में आपकी द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात आप कह सकते हैं कि विधान परिषद कुल 6 राज्यों में। देखिए, विधानसभा तो हर राज्य में होगी, जहाँ पर चुनाव होगा हर राज्य में विधानसभा होगी, ठीक है। परंतु जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, केवल और केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। तो कौन कौन से 6 राज्य हैं इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा, इनका कोड है तम्बुक। इंग्लिश में देखिए, TAMBUK, लिख लीजिएगा, TAMBUK। इनको विस्तार कर लीजिए। टी से आप लिख लीजिए तेलंगाना, टी से आप लिखेंगे तेलंगाना। ए से आंध्रा अर्थात आंध्र प्रदेश। यम से महाराष्ट्र। बी से आपका बिहार। यू से आपका यूपी और के से आपका कर्नाटक। तो ये नाम आप लिख लीजिए और इस कोड को याद करके पेपर में जाइएगा, अगर पूछा गया सीधे दाग दीजिएगा फटाक से, इसकी कोड का मशीन गन निकाल के दाग दीजिएगा पेपर के ऊपर, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, चलिए, और एक कहानी लेबनान की आती है, हो सकता है ये बहुविकल्पी में पूछ लिया, क्योंकि लेबनान में भी सत्ता की साझेदारी कैसे की गई है देख लीजिए आप लोग। जब लेबनान की बात आती है तो लेबनान में कैसे चुना गया है, लेबनान में कौन सी सरकार कैसे चुनी जाती है, तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग लेबनान में कौन सी सरकार चुनी कैसे जाती है। तो देखिए, लेबनान ये एक एशियाई कंट्री है, एशिया का ही है लेबनान। यहाँ पर भी सत्ता को निम्न प्रकार से बांटा गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। फिर आपका आता है राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, PM आप लिख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर। फिर आपका होता है उप प्रधानमंत्री के बाद जो संसद का अध्यक्ष वो किस किस समुदाय से चुने जा सकते हैं, आपको इस बात को देखना है। तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी में सवाल आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी सत्ता की साझेदारी हुई है। तो जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो कैथोलिक धर्म का होना चाहिए, अर्थात कैथोलिक ईसाई होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बेल्जियम में बताया, ये लोग पोप को मानते हैं। किसको मानते हैं? पोप को मानते हैं। ठीक है, चलिए, कैथोलिक ईसाई होना चाहिए। फिर जो आपका प्रधानमंत्री है वो सुन्नी मुसलमान हो सकता है, शिया और सुन्नी 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं। तो ये जो होता है सुन्नी मुसलमान हो सकता है वहाँ का प्रधानमंत्री, ये फिक्स है, याद रखिए, सत्ता की साझेदारी ऐसे ही बांटी गई है। उसके बाद जो वहाँ का उप प्रधानमंत्री है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई रहेगा। ठीक, और जो वहाँ का संसद अध्यक्ष है वो शिया मुसलमान रहेगा, सुन्नी और शिया। तो यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से इसको बांटा गया है, हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण है, इस क्षैतिज वितरण को, कल की हेडिंग जो मैंने आपको बोला था
उसमें एक नाम बढ़ा लीजिएगा, इसको बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय की व्यवस्था। नियंत्रण और समन्वय की व्यवस्था। नियंत्रण और समन्वय की व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नियंत्रण और समन्वय की व्यवस्था। ये पॉइंट आप उसमें बढ़ा लीजिएगा कि क्षैतिज वितरण को एक नाम और क्या दिया जाता है। हो जाएगा। चलिए, तो बात यही हो गई। आप ये चीज़ आपको पूरा मैंने बता दिया। यहाँ से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है। अब हम लोग कल से अगले चैप्टर संघवाद का अध्ययन करेंगे, जो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगा। कैसा इम्पॉर्टेंट होगा जी? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। भेली भेली इम्पॉर्टेंट होगा और गुड़ गुड़ भी इम्पॉर्टेंट होगा। ये भी आप बात को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते भी रहिए, सोते रहिए और सुलाते भी रहिए। चलिए।